मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू यूथ गुरुकुल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैंने आपको कल पर्यावरण अध्ययन के बारे में, पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एमपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कल के सेशन में पूरा हमारा इस मैटर पे डिस्कस हुआ था। अब आज का जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा परिवार और हमारा मित्र। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, अगर आप एमपी टेट का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है परिवार और समाज से सहसंबंध। परिवार और समाज से सहसंबंध, और इसके भी अंतर्गत, क्योंकि पर्यावरण और समाज के अगर सहसंबंध को देखने जाएंगे तो पूरा समाज शास्त्र सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन हमें एमपी टेट में समाज शास्त्र नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? एमपी टेट ने हमको क्लियरली बता दिया है। क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि हमें एमपी टेट में परिवार समाज से सहसंबंध के अंतर्गत परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता को पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक में समझेंगे कि परिवार क्या है, समाज क्या है, उसका संबंध क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि परिवार और समाज में क्या सहसंबंध है। तो परिवार किसे कहते हैं? सबसे पहले परिवार किसे कहते हैं? तो परिवार, सामान्यतः परिवार दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और यह व्यक्ति रक्त संबंधी होते हैं और एक छत के नीचे रहते हैं, तो इसे कहा जाता है परिवार। अब मैं यहाँ कहूँ कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर परिवार बना होता है, तो आप कहोगे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर एक समूह, संगठन, समुदाय भी बनता है, संस्था भी बनती है। तो आप मैडम परिवार कैसे बोल रहे हो? तो परिवार क्या होगा? जब उनके बीच में रक्त संबंध होगा, रक्त संबंध होगा और वो एक छत के नीचे रहेंगे, तो उसे बोला जाएगा परिवार। और यही डेफिनेशन समाजशास्त्री, प्रमुख समाजशास्त्री मजुमदार ने भी यही डेफिनेशन दी है कि परिवार क्या होता है। तो आपको समझ में आया परिवार क्या है। अब यही परिवार जब दो या दो से अधिक या बहुत से परिवार मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं, इसलिए समाज की मूलभूत आधारभूत जो इकाई है वो क्या है? परिवार ही इसकी इकाई है। अब परिवार के एक आदर्श परिवार क्या होगा? तो एक आदर्श परिवार का जो स्वरूप हम देखने जाएंगे तो उसमें माता पिता और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। एक आदर्श परिवार में क्या होता है? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। और अगर क्लियर डेफिनेशन चाहिए तो इसकी ये होगी, एक आदर्श परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम परिवार के कुछ लक्षण या कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। क्या क्या होगी परिवार की विशेषताएं? सोचिए, जिससे कि आपको परिवार की डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी कि परिवार कहते किसे हैं। आप विशेषताएं देखोगे तो आपको परिवार की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, आपको परिवार का मतलब भी समझ में आ जाएगा कि परिवार क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है परिवार? अब माता पिता, माता पिता से पहले पति और पत्नी। अब पति पत्नी कब बनेंगे? जब एक वैवाहिक रूप होगा, जब एक वैवाहिक मतलब कि एक पुरुष और महिला का विवाह होगा, उसके बाद उनमें यौन संबंध होंगे, उसके बाद एक वंश परंपरागत नामकरण की प्रणाली आगे बढ़ेगी, इसके बाद एक सामान्य निवास स्थान होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था परिवार की डेफिनेशन में, एक छत के नीचे मतलब कि एक सामान्य निवास स्थान होगा। फिर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जो परिवार के सदस्यों के पालन पोषण के लिए अनिवार्य है। परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ेगा, खाना पीना, तो एक आर्थिक व्यवस्था चाहिए जिससे क्या होगा? पालन पोषण होगा परिवार का। इसके साथ ही परिवार में क्या होता है? शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई हमारा परिवार है। हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? परिवार करता है। तो इससे मुझे लगता है कि आपको परिवार की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि परिवार किसे कहेंगे। जब एक पुरुष और महिला के साथ विवाह होता है, यौन संबंध स्थापित होते हैं, वंश परंपरा मतलब वही वंश परंपरा आगे बढ़ती है, बच्चे होते हैं, इसके बाद एक सामान्य निवास भी होता है और उस परिवार को चलाने के लिए एक
आर्थिक व्यवस्था होती है ताकि परिवार का पालन पोषण निरंतर चलता रहे। और परिवार बना है तो फिर क्या होगी, हमें एक सुरक्षा भी महसूस होगी, शारीरिक और मानसिक दोनों ही, शारीरिक मानसिक सामाजिक जो भी कहें, हर तरीके की सुरक्षा हमें परिवार के अंदर महसूस की जा सकती है। इसलिए व्यक्ति परिवार के अंदर रहना पसंद करता है, या वो शुरू से ही परिवार के अंदर ही रहा है। ठीक है, अब हम परिवार के प्रकारों को पढ़ लेते हैं। तो परिवार के प्रकार हम सामान्यतः 2 प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार जो है वो सदस्य संख्या के आधार पर पढ़ेंगे। सदस्य संख्या के आधार पर पढ़ेंगे तो परिवार कितने होंगे, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। अब आपको सदस्य संख्या समझ में आया होगा। संयुक्त परिवार मतलब कि बड़ा परिवार, एकल परिवार मतलब छोटा परिवार। अब एकल परिवार में चलो ठीक है, पहले संयुक्त परिवार में देख लेते हैं। तो संयुक्त परिवार में क्या होगा, जिसमें पति पत्नी, उनके अविवाहित तथा विवाहित बच्चे हो, उनकी पत्नियां हो और उनके बच्चे हो, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी का समावेश हो, और वो एक साथ ही एक छत के नीचे एक ही निवास स्थान में रहते हो, तो उसे बोला जाएगा संयुक्त परिवार। ऐसा नहीं है कि चाचा चाची दूसरे घर में रहते हैं, ताऊ और ताई दूसरे घर में रहते हैं, दादा दादी दूसरे घर में रहते हैं, लेकिन हम आते जाते रहते हैं तो हम बोल रहे हैं वो संयुक्त परिवार है। नहीं, एक ही निवास स्थान में एक ही घर में जब ये सब साथ में रहते हैं तो इसे बोला जाता है संयुक्त परिवार। और एकल परिवार किसे कहेंगे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, मतलब पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एकल परिवार कहलाएगा। अब एक और प्रकार का हम परिवार पढ़ते हैं, वो होगा अधिकार के आधार पर विभाजन करते हैं। अब अधिकार के आधार पर विभाजन क्या होगा, या तो पति का अधिकार होगा, या पिता का अधिकार होगा, या फिर किसका होगा, माता का अधिकार होगा, माता के वंशज का अधिकार। तो इस आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार किसे कहा जाता है, जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं, उसको बोला जाता है पितृसत्तात्मक परिवार। मतलब विवाहित युवक शादी होने के बाद पति पत्नी पुरुष के घर जाके रहेंगे, जो कि हमारे समाज की परंपरा में निरंतर देखते आए हैं। वंश और नामकरण मतलब उसका जो वंश चलेगा, वंश आगे बढ़ेगा, वो किसके नाम पर होगा, पुरुष के नाम पे, तो उसे बोला जाएगा पितृसत्तात्मक, जो कि आमतौर पर हम देखते ही हैं। अब मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। मतलब यहाँ पर शादी होने के बाद लड़की मतलब पुरुष के यहाँ, पति के यहाँ नहीं जाके पुरुष महिला के परिवार में आके निवास करता है। मातृवंश व्यवस्था परिवार का नेतृत्व, मतलब मातृवंश होता है इनका, और इसका जो नेतृत्व करती है। अब जैसे पितृसत्तात्मक में देखते हैं कि घर के बुजुर्ग व्यक्ति, दादा परदादा, घर का शासन उनके हाथ में होता है, लेकिन मातृसत्तात्मक परिवार में उसका जस्ट उल्टा होगा। घर की सबसे अधिक उम्र की महिला उस परिवार का नेतृत्व करती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार के क्या एग्जाम्पल है। पितृसत्तात्मक परिवार के तो आपको एग्जाम्पल पता ही है कि भारत में सभी जगह पर, लगभग सभी जगह पर पितृसत्तात्मक पाया जाता है, लेकिन मातृसत्तात्मक परिवार भी हमारे भारत में पाया जाता है। वो केरल में पाया जाता है, नायर पोतवाल समूह में, और एक मेघालय में खासी समुदाय। आपने खासी जनजाति पढ़ी, दोनों ही जनजातियाँ, ये जनजातियों में ये परंपरा बची है, बाकी सभी में पितृसत्तात्मक आ गई है। तो कभी मोटे तौर पर अगर पूछा जाए तो भारत की केरल और मेघालय की खासी समुदाय में अभी भी मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है, जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, अब हमने पढ़ा है परिवार क्या होता है, और इन्हीं परिवारों से मिलकर क्या बनता है, समाज। तो हमने परिवार पढ़ लिया, समाज पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं हम उसके सहसंबंध। संबंध मतलब कि संबंध क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब रक्त, विवाह या भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो क्या हो जाता है, वो संबंध होता है। जैसे हमने उदाहरण भी आपको दिए हैं, दादा दादी। अब दादा और दादी, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध होगा, पुत्र और पुत्री का। पुत्र का कौन सा संबंध होगा भाई,
पापा के पापा, मतलब संबंध वंश चला आ रहा है, रक्त संबंध चला आ रहा है, तो जैसे दादा दादी क्या हो जाएंगे, एक रक्त संबंध होंगे। उसके बाद पति पत्नी, पति और पत्नी, एक पुरुष और महिला का विवाह होता है तो वो पति पत्नी कहलाते हैं। तो इनके बीच में कौन सा संबंध आ गया, विवाह संबंध आ गया। वहीं हम देखेंगे दोस्तों मित्रों के बीच में हमारा कौन सा संबंध होता है, भावनाओं का। भाई हमारी और उनकी जो भावनाएं मिल जाती है तो हम दोस्त बन जाते हैं। तो ये हो गया संबंध। तो परिवार और समाज में अब पढ़ लेंगे हम, परिवार और समाज में क्या सह संबंध है। मैंने आपको बताया है समाज क्या है, परिवार से मिल, जब व्यक्ति रक्त संबंधी होते हैं तो क्या होता है, परिवार होता है, और जब बहुत सारे परिवार मिलते हैं तो क्या बनता है, समाज बनता है। तो इसकी पहला ही सहसंबंध क्या है, परिवार समाज की प्रारंभिक मूल और आधारभूत या लघु इकाई है। जो भी क्वेश्चन आ जाए कि समाज की प्रारंभिक इकाई क्या है, मूल इकाई क्या है, आधारभूत इकाई क्या है, समाज की लघु इकाई क्या है, तो सब क्या है, परिवार है। ठीक है, मतलब सहसंबंध हो गया, समाज का परिवार से मिलकर ही समाज बनता है। समाज, परिवार के बिना समाज का अस्तित्व नहीं है, समाज के बिना परिवार का अस्तित्व नहीं है। अब समाज के बिना परिवार का अस्तित्व नहीं है, ये कैसे होगा, वो हम अगले पॉइंट में समझते हैं। जब बालक, समाज में क्या होता है, सबसे पहले एक नवजात बालक होता है, मतलब परिवार में एक नवजात बालक होता है। तो उस नवजात बालक का सामाजिकरण किसके बीच में होगा, समाज के बीच में होगा। किस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि परिवार के जब बड़े बूढ़े लोगों को, जब परिवार में बच्चा बड़े बूढ़े लोगों को देखता है, वो जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं वैसा ही बालक सीखता है और वैसा ही वो करता है। अगर हम नॉर्मली एक एग्ज़ाम्पल लेके देखें तो एक, आपने देखा होगा जंगल बुक में मोगली, वो जंगल में हुआ, जंगल में पैदा हुआ, तो उसकी बोली चाली सारी कैसी थी, जानवरों के जैसे, क्योंकि वो जानवरों के बीच में पला बड़ा था। उसका खाना पीना, रहना, उठना बैठना सब कैसा था, जानवरों के जैसे। लेकिन एक आम बच्चे को देखा जाए जो समाज में रहा है, तो उसका पालन पोषण कैसे होता है, जिस समाज में वो पैदा हुआ है उस समाज के अनुसार उसका सामाजिकरण होता है, वो सभ्य बनता है। उसे लोगों से किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, वो अपनी समाज से, अपने परिवार से ही सीखता है। इसलिए कहा गया है कि समाज से ही एक नवजात बालक का सामाजिकरण होता है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार एक सामाजिक संस्था है। मैंने आपको जो भी आपको बताया है वही सब लिखा है। अब इसमें क्या होता है, नवजात बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है, तो परिवार, क्योंकि नवजात बालक सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आता है। और उसकी पहली शिक्षक कौन होती है, उसकी माँ। क्यों, क्योंकि उसकी माँ ही उसे सिखाती है, उठना बैठना चलना फिरना बोलना उसकी माँ ही उसे सिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि बालक का पहली पाठशाला जो है उसका परिवार है और उसकी पहली शिक्षक उसकी माँ है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक प्रभाव पर पड़ता है। इसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी परिवार और समाज की है। अगर एक परिवार में बालक सुबह 6 बजे उठ के व्यायाम करके, पाठ पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता है तो उसकी एनर्जी अलग होगी। लेकिन जब एक दूसरा परिवार के दूसरे बालक 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, उस हिसाब से उनकी दिनचर्या होती है और वो दिन भर उनका काम चलता है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बालक की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सुदृढ़ होगी और कौन से बालक की मानसिक और शारीरिक स्थिति दुर्बल होगी। एक और है, अगला देख लेते हैं, बालक की भाषा का विकास मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कि जो परिवार होता है, समाज होता है, वो बालक की भाषा के विकास और मानसिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक बोलना, चलना,
बोलना कहाँ से सीखता है, स्टार्टिंग के वर्ड कहाँ से सीखता है, वो अपने आसपास के लोगों से ही सीखता है, अपने आसपास परिवार के सदस्यों से। अगर वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके छोटे छोटे मित्र बनेंगे, फिर स्कूल जाएगा तो वहाँ टीचर्स के कांटेक्ट में आएगा, वहाँ के लोगों के कांटेक्ट में आएगा, इस तरीके से वहाँ के लोगों से मिलेगा, तो उससे उसका भाषा का विकास होगा। और वो जो गतिविधियाँ वो देखेगा, समझेगा, करेगा, उस पर उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा, उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, उसके आसपास जैसा वातावरण होगा उस तरीके से उसका शारीरिक मानसिक विकास होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बालक को पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल और मनोरंजन के अवसर आदि भी समाज और परिवार ही उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक परिवार और समाज के बीच में क्या सह संबंध है। मतलब एक नवजात शिशु का सामाजिकरण ही परिवार और समाज के बीच में होता है। जिस तरीके का समाज होगा वैसा ही बालक चलना फिरना, बोलना, काम करना और उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति सभी का विकास उसकी समाज और उसके परिवार के अनुसार ही होता है। ठीक है, बच्चा जैसा देखेगा बच्चा वैसा ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक की प्रारंभिक पाठशाला उसका परिवार है, और वो जिस तरीके से संपर्क में आता जाएगा वैसे वैसे उसका सामाजिकरण होता जाएगा, वो सभ्य होता जाएगा। अब हम ज़्यादा वक्त इसे ना देते हुए, क्योंकि ये मुझे लगता है क्लियर हो गया है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, परिवार के बड़े बूढ़े और वृद्धजन। अब सबसे पहले आता है वृद्धजन। वृद्धजन किसे कहते हैं? सोचिए, वृद्धजन किसे कहते हैं? तो सामान्यतः 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वृद्ध कहा जाता है, और 80 वर्ष के ऊपर को अति वरिष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जो भी 60 साल से ऊपर होगा वो क्या होगा? वृद्ध, बुजुर्ग और बड़े बूढ़े की श्रेणी में आ जाएंगे। और 80 वर्ष से अधिक अगर होगा तो वो, और बोला जाता है ना कि बड़े बूढ़े, तो वो अति वरिष्ठ में आ जाएंगे। अब वृद्धजन से याद आया कि हम लोग 1 अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस मनाते हैं। विश्व वृद्ध दिवस हम कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। ये दिवस याद रख लेना, क्योंकि शायद सिलेबस में मैंने आपको बताया था एक टॉपिक में दिवस की भी चर्चा की गई, तो हम हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित दिवस को साथ में याद करते जाते हैं। तो 1 अक्टूबर को क्या है? विश्व वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ वृद्धजन की समस्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके समाधान के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इनकी समस्या क्या है? एक आर्थिक समस्या। भाई बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, काम नहीं कर सकते, तो इनकी इनकम नहीं होती है। अब इनकम नहीं होती है तो आर्थिक समस्या, क्योंकि खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना पहनना, खर्चे सारे चलते हैं, लेकिन जब इनकम नहीं होती है तो एक आर्थिक समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या है? संयुक्त परिवारों का विघटन होने लग गया है। अब सारे परिवार क्या हो गए हैं? एकाकी परिवार या एकल परिवार में टूटने लग गए हैं। उसमें बस पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। अब पति पत्नी उनके बच्चे, अब बेचारे जो बूढ़े माँ बाप हैं उनका क्या होगा? तो ये एक सबसे बड़ी समस्या बन के आया है। और संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ सभी को सम्मिलित किया जाता है, तो वहाँ पर उन्हें इतनी समस्या नहीं आती बुजुर्गों को। लेकिन जब से संयुक्त परिवार का विघटन हुआ है तब से ये समस्या का सामना बुजुर्गों को ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर अगली समस्या देखें तो नई पुरानी पीढ़ी के बीच में फासला। नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में बहुत ज़्यादा फासला हो गया है, तकनीकी का विकास हो गया है। अब आज की पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को समझने में और पुरानी पीढ़ी आज के परिवार में तालमेल स्थापित करने में कहीं न कहीं समस्याएं आ रही है। हम भी अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, आसपास के परिवार के सदस्यों को देखते हैं, तो कहीं न कहीं जो लड़ाइयों का कारण बनता है वो यही होता है कि जो पीढ़ी का मेल है उनमें फासला है कहीं ना कहीं। अगली समस्या को देखेंगे तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, हाथ पांव चलना बंद हो गए, कहीं हाथ बंद हो गया, कहीं पाँव बंद हो गया, कहीं दिमाग में कुछ चीज़ें बंद हो गई है। तो इस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति को कहीं शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है अकेलेपन की समस्या। अगर हम देखते हैं कि नई पीढ़ी अपने काम में व्यस्त रहती है, बच्चे अपने स्कूलों में व्यस्त रहते हैं, तो इस कारण से वृद्धजनों को अकेलेपन की समस्याएं होती है।
पहले संयुक्त परिवार में होता है तो कोई ना कोई कुछ न कुछ पूछने के लिए आ जाता है, बच्चे खेलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आज के युग को अगर देखेंगे तो बच्चों को स्कूल से, उनकी क्रियाकलापों से वक्त ही नहीं मिलता है ताकि वो अपने बड़े बूढ़े दादा दादी के पास बैठ के वक्त को गुजार पाए। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें अकेलेपन की समस्याएं होती है। और अकेलेपन की समस्या एक ये भी माना जा सकता है कि नई और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो फासला है वो कहीं ना कहीं उनके अकेलेपन को भी की भी समस्या है। अगली समस्या देख सकते हैं कि घर और समाज में अनादर की समस्या। बड़े बूढ़े हो गए, कहीं किसी डिसीज़न में बोला जाता है आप नहीं समझोगे क्योंकि वो आपके ज़माने की बात नहीं है, ऐसा बोला जाता है। कहीं ना कहीं हमें सुनने में आता ही है, या फिर हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, ये पिक्चर हमारी क्लियर हो जाती है कि उनका कहीं ना कहीं अनादर भी होता है। तो वो अनादर भी मानसिक समस्या का कारण बनता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं अपने आसपास कि वृद्धजन से रिलेटेड बहुत सी समस्या है। मेन समस्या को देखेंगे तो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और पीढ़ी का फासला। अब इस समस्या को समाधान करने के लिए सरकार ने 2007 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अगर आप लोगों को याद है तो बताइए क्या कदम है। ठीक है, ये है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम। एक कानून, एक नियम सरकार 2007 में वृद्धजन की इन समस्याओं को देखते हुए लेके आई है कि इन वृद्धजन की समस्याओं का भी समाधान करना ज़रूरी है। तो इस एक्ट को इतना प्रभावी बनाया गया है कि जो भी अपने बूढ़े माँ बाप या वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अनादर का काम करता है या उन्हें घर से बाहर निकाल देता है या उनका भरण पोषण सही समय पर नहीं करता है, तो सरकार क्या कर सकती है, 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 माह की सज़ा, या ये दोनों का ही प्रावधान है। और इस एक्ट के अंतर्गत वृद्धजन के साथ किया गया अपराध को या उनका परित्याग को एक संगीन अपराध माना गया है, संगीन अपराध की श्रेणी में लिया गया है, इसलिए उन्होंने इसमें सज़ा का प्रावधान किया है। इसके साथ ही एक और प्रावधान किया गया है, मुख्य प्रावधान, बहुत सारे प्रावधान किया गया है लेकिन मुख्य प्रावधान क्या है कि इस कानून के तहत जब कोर्ट में माता पिता जाते हैं या वरिष्ठ व्यक्ति जाता है तो 10,000 रुपये प्रति माह तक भरण पोषण की राशि देने का आदेश कोर्ट कर सकती है अपने बच्चों के, उनके बच्चों के प्रति। ठीक है, तो इस तरीके से वृद्धजन क्या होता है, वृद्धजन की समस्या क्या होती है, इसके समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं मैंने आपको अच्छे से बताया है। और बहुत सी जगह NGOs चले हैं, वृद्धाश्रम चले हुए हैं, लेकिन ये वाला एक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अभी वृद्धजन के लिए। वृद्धजन की ढाल बना हुआ है ये अधिनियम, यह कानून, ये नियम। याद रखना, माता पिता एवं वरिष्ठ अधिकार और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है किशोरावस्था। यह सामान्यतः 12 से 19 वर्ष तक रहता है। मनुष्य जीवन का बसंत काल भी किशोरावस्था को माना जाता है, मतलब व्यक्ति का सबसे सुनहरा जो वक्त होता है। वृद्धजन के बारे में पढ़ा है। वृद्धजन से पहले युवावस्था होती है, युवावस्था से पहले किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 19 वर्ष की होती है और इस वर्ष में बालक अपने जीवन के सभी आनंद को एंजॉय करते हैं, इसलिए इसे बसंत काल भी माना गया है। तो ठीक है, किशोरावस्था में ज़्यादा पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, बस इसका कभी उम्र का क्राइटेरिया आ जाए तो ये क्या होगा, 12 से 19 वर्ष तक को लगभग सामान्यतः किशोरावस्था माना जाता है। अब अगला पढ़ लेते हैं हम, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या होंगे बताइए। इस श्रेणी में हम सामान्यतः शारीरिक रूप से अक्षम, मतलब जो शारीरिक रूप से जिसमें कुछ कमी हो, अपंग हो, उन्हें हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे बोलेंगे। दूसरा, मंद बुद्धि, जिसकी मानसिक स्थिति कमज़ोर है। अस्थिबाधित मतलब किसी के हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो उसे बोला जाता है अस्थिबाधित। दूसरा है बाल अपराधी। बाल अपराधी जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, इस कारण से वह या किसी के प्रभाव में आके वो बाल अपराध कर देते हैं। अपराध के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, इस
कारण से इन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाली श्रेणी में रखा गया है। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में हम कह सकते हैं दिव्यांगजन। बड़ा अगर मोटा रूप देखेंगे दिव्यांगजन। पहले इनको क्या कहा जाता था? विकलांग, लेकिन विकलांगता से इनका शब्द हटा के क्या किया गया है? दिव्यांगजन। तो कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी समस्याएं वही है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, समाज की मुख्य धारा से जुड़े न होना, समाज के लोगों के द्वारा उनकी उपेक्षाएं की जाना, यही सारी इनकी समस्या है। अब इस समस्या के समाधान के लिए इनके लिए भी सरकार एक नियम, एक कानून लेके आई है। इस नियम और कानून को हम पढ़ लेते हैं। ये नियम और कानून क्या है? विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकार तथा संरक्षण। क्या है ये? समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। अधिनियम 1995। आपको ये 1995 का एक्ट विकलांग व्यक्ति का याद रखना है। अब ये एक्ट क्यों लेके आई थी सरकार 1995 में? क्या हो रहा था कि जो हैंडीकैप बच्चे थे, विकलांग बच्चे थे, वो समाज की मुख्य धारा से दूर हो रहे थे। समाज उनकी उपेक्षाएं कर रहा था। अरे ये विकलांग है, ये क्या काम कर सकेगा? लेकिन नहीं, सरकार ने उनको नौकरियों में आरक्षण दिया है। ये हमारे बराबर है, हमारे ही समाज का एक भाग है, हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। इन्हें हम इस तरीके से अपनी समाज से बाहर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम ये अधिनियम लेके आए हैं। तो ये अधिनियम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। 1995 का विकलांगता अधिकार। और ये किस लिए लाया था? समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए और उनकी समाज में पूर्ण भागीदारी निश्चित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होगा? एक और होता है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? बालक का उम्र के अनुसार, उसकी जो उम्र होती है उसके अनुसार ना शारीरिक विकास होता है ना मानसिक विकास हो पाता है। इस कारण से वो एक कुपोषण का शिकार माना जाता है। बड़ी बड़ी डेफिनेशन है कि एक बालक का उम्र के हिसाब से शारीरिक और मानसिक विकास न होने के कारण वह अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है, उसी को बोला जाता है कुपोषण। अब हमने अगर देखा होगा कि बच्चों को जो देखा होगा, जो हैंडीकैप बच्चे होते तो वो बोलते हैं कि हम पोलियोग्रस्त हो गए थे, इस कारण से हमारा एक हाथ काम करना बंद कर दिया है, हमारा एक पाँव ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये लगभग उसी कारण से होता है कि पोलियोग्रस्त होने पर बच्चा विकलांगता का शिकार हो जाता था। और पोलियो क्यों होता था? क्योंकि वही है कि उसे जब खाना पीना व्यवस्थित नहीं मिलता था तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता था। हाँ, कुपोषण का मेन कारण क्या था? कुपोषण का मेन कारण क्या था? बच्चे का खाना ना मिल पाना, खाना न मिल पाना और पौष्टिक आहार न मिल पाना। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया था। क्या उठाया था? समन्वित बाल विकास योजना। सरकार ने क्या उठाया था? समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना। और ये कब शुरू की गई थी? 1975 में शुरू की गई थी। ICDS के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस योजना का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो आंगनवाड़ी के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में 6 वर्ष तक के बच्चों को ले जाया जाता है, उन्हें कुछ पौष्टिक आहार दिए जाते हैं, कुछ आहार उनके घर पे भी दिए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो यही इसीलिए शुरू किया गया है कि बच्चों का जो पौष्टिक आहार है वो उन्हें समय पे मिले, ताकि उन्हें कुपोषण का शिकार न होना पड़े। और जब वो कुपोषण के शिकार नहीं होंगे तो बच्चा पुष्ट होगा, हस्त पुष्ट होगा, उसका शारीरिक और मानसिक विकास उम्र के अनुसार होगा और वो आगे इसी तरीके से प्रगति कर पाएगा और एक सुदृढ़ समाज की स्थापना कर पाएगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। छः वर्ष तक की उम्र के बच्चों को औपचारिक शिक्षा और पौष्टिक आहार की सुविधाएं इस योजना के अंतर्गत दी जाती हैं और इसके साथ ही इसमें
11 से 18 वर्ष तक के किशोर बालिकाओं, अब किशोर भी हमारे टॉपिक में था इसलिए इस योजना के अंतर्गत हम ये पढ़ लेते हैं कि 11 से 18 वर्ष तक की जो किशोर बालिकाएं होती है, जो बालक होता है वो 12 से होता है और जो बालिकाओं के लिए सामान्य उम्र मानी जाती है वो 11 मानी जाती है। तो किशोर बालिकाओं के लिए और उनके विकास हेतु एक अनुकूल वातावरण आंगनवाड़ी में तैयार किया जाता है। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अब इस सेशन में मैंने जो भी पढ़ाया है, अगर आपका ये सारी चीज़ें आपको अगर तत्काल याद हो गई है तो मैंने इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पढ़िए, इनका आंसर निकालिए और अगर आपका कोई भी आंसर आपको नहीं आता है तो इस सेशन को फिर से सुनिए। ये सेशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि इस सेशन से सिलेबस के इस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन इस 30 मिनट के वीडियो, इस 30 मिनट का जो ऑडियो चला है, वीडियो चला है, उससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, आप जुड़े रहिए, फिर हम कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।